नहीं है, इसीलिए मैं इसमें अपना दिमाग लगाता हूं। कमजोर चीज पर ज्यादा वजन डालना ठीक नहीं है। जब किसी लड़की का फोटो आता है फेसबुक पर तो 150 तुरंत लिखकर भेज देते हैं, लाइक लाइक लाइक। और अगर फोटो वास्तव में सुंदर कन्या का हो तो यह संख्या बढ़कर 1500 तक हो जाती है। वाह वाह। और कई लड़की ने कोई चलताऊ सा शेर भी लिख लिया अपने फोटो के साथ, क्या बात है, तो वाह वाह से 10-20 पेज भर देंगे नामुराद आशिक। जितना घटिया शेर, छोरी के चाहने वाले उतने ज्यादा। अब ये तो पता नहीं यार कि जिसका फोटो छपा है वो छोकरी है टूकरी। भाई वो हमें बेवकूफ बना रही है तो हम कौन उसकी चाहत में सूकर छुआरा हो रहे? वो हमें किस रही है, हम उसे फंसा रहे। वो हमें उल्लू बना रही है, हम उसे उल्लू बना रहे हैं। गरज यह है कि वक्त कटी के इस खेल में सब एक दूसरे को चूना लगा रहे हैं। पिछले दिनों एक खूबसूरत सा पैगाम आया कैलिफोर्निया से, राज जी मैं आपको चाहने लगी हूं, आपकी छवि मेरे दिल में घर कर गई है, आपका लेखन मेरे दिल पर छुरियां चला रहा है, मैं अपनी तमाम दौलत आपके नाम करना चाहती हूं, इस दुनिया में आपके सिवाय मेरा कोई नहीं। मैंने सोचा यार ये अमेरिका तो प्यार और परोपकार में हिंदुस्तान का भी बाप हो रहा है। मैंने अपना अकाउंट नंबर तुरंत उसके द्वारा बताए गए पते पर ईमेल कर दिया। 4 दिन बाद बैंक में जाकर पता करना चाहा कि मेरे खाते में उसने कितने डॉलर जमा कराए, तो मालूम हुआ यार किसी ने कमीज का लालच देकर मेरा कॉलर भी ले उड़ा। अच्छा। पुलिस में मैंने शिकायत की। 4 दिन बाद पता चला कि जिसने मेरे खाते से पैसे चुराए थे वो कैलिफोर्निया की कोई छोरी नहीं थी, छुट्टा की बजरिया का छुंगा बदमाश था। अच्छा। तब समझ में आया कि मेरे रूप और लेखन की धाक अभी कंपू बजरिया से आगे नहीं बढ़ी है। वाह वाह। एक बार मैंने अपनी ओर से पूरी विद्वता छांटकर एक लेख फेसबुक पर डाला। अच्छा। यह सोचकर कि संवाद के इस जबरदस्त माध्यम का उपयोग मैं अपनी योग्यता से दुनिया को कायल कर दूंगा। लेख क्या था? मेरी जिंदगी के अनुभवों का निचोड़ था। 3 दिन तक मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा कि कोई कमेंट आए, पर कोई नहीं आया। किसी ने लाइक तक करके मुझे उपकृत नहीं किया। थक हार कर मैंने खुद ही अपने लेख पर 5-7 बार लाइक 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 किया। अब देखता क्या हूं कि उस लाइक के जवाब में गालियों की भरमार आने लगी। एक ने कहा डूब मरो, दिमाग का दही तो पहले ही कर दिया था लेख लिख कर, अब उस पर खुद लाइक करके इस दही की लस्सी भी बना रहे हो। दूसरे ने लिखा तुम्हारे जैसा घोंचू नहीं देखा। क्या क्या बकवास करके इस दमदार मीडिया का सत्यानाश किए दे रहे हो। वाह वाह। तीसरे सज्जन उचारे भाई साहब ये फेसबुक है, कपड़े की दुकान नहीं कि मार्किन को लट्ठा कह के बेच डालोगे। अब कभी कंप्यूटर के कीबोर्ड को हाथ मत लगाना, नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ डालूंगा। जनाब मैंने दूसरी सांस बाद में ली। पहले फेसबुक से अपना अकाउंट डिलीट किया, कानों को हाथ लगाया, क्या फेसबुक का इस्तेमाल मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन एक विचार आया और मैंने तुरंत एक नया अकाउंट कैटरीना कैफ के नाम से खोल दिया। आधे पौने कपड़ों में आंख मारती हुई कैटरीना, उसकी तस्वीर मैंने डाल दी और नीचे लिख दिया हाय मैं मर जावा। भाई साहब तब से कमेंट्स की लाइन लगी है, लोग जान दिए दे रहे हैं। लाइक करने वालों की तो जैसे सुनामी आ गई है। अब समझ में आई इस दमदार मीडिया की असली ताकत। फेसबुक के आशिकों को मेरा सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वाह चड्ढा जी, और जरा देर तक तालियां बजाइए, इसलिए बजाइए कि सार्वजनिक रूप से उनका ये देर तक का काव्य पाठ था, रचना पाठ था।
छोटी छोटी सभाओं में, गोष्ठियों में वो करते हैं। कभी कभार अपने घर पे तो आप में से बहुत लोग जाते होंगे, आपकी काव्य गोष्ठी, इनका नियमित एक प्रसंग चलता है जो हर महीने दूसरे रविवार को होता है। 25-30 सिल्वर जुबली तो कभी की हो चुकी। ये लगातार अवसर था। वो अपने घर में, अपनी सभा में बहुत कम पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। उनका संकोच भी है और उनकी शालीनता भी है। लेकिन आज शायद उन्होंने पहली बार इतनी देर तक और इतने सारे व्यंग पढ़े। उनके पढ़ने से, उनकी सफलता से, आपकी तालियों से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अच्छा होमवर्क किया है, बहुत रियाज किया है। गद्य की यही एक छोटी सी, प्रोज की एक छोटी सी यही एक प्रॉब्लम होती है कि उसे देख के ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो कविताओं की तरह से याद नहीं हो सकता, उसमें वैसी लय नहीं होती। इसलिए कविताएं तो याद हो जाती हैं अपनी रिद्म की वजह से, लय की वजह से, लेकिन गद्य जो है ऐसे याद नहीं हो सकता है। फिर भी शरद जोशी कागज हाथ में लेकर के लगभग बिना देखे ही पढ़ते थे। संपत सरल भी वैसा ही पढ़ते हैं। इन दोनों महान, दोनों ही दिग्गज हैं साहब, राज चड्ढा भी और संपत सरल भी। इन दोनों के बीच में मेरी स्थिति ऐसी है जैसे कि 1000 के और 500 के नोट में के बीच में 10 रुपए का नोट। हालांकि जितने भी नकली नोट हैं बाजार में 1000 और 500 वाले ही हैं। ₹10 के नोट की अभी भी विश्वसनीयता बनी हुई है। फिर भी साहब 1000 का नोट 1000 का नोट होता है। तो राज चड्ढा जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने साहब ने बहुत बढ़िया पढ़ा, बहुत अच्छी सब तालियां ली और आत्मविश्वास अपने पढ़ने का कायम किया। उनके व्यंग बिल्कुल खुले हैं, साफ हैं, कहीं कोई चोट पहुंचाने की नीयत नहीं है। व्यंग का यही उद्देश्य होना चाहिए। आइए हम अपने दूसरे महारथी को सुनना चाहते हैं, संपत सरल। उनके बारे में कुछ कहना बेकार है, साहब जानते हैं, उनको बुलाना भर काफी है माइक पर। वही अभीष्ट है, वही मेरा मनोरथ है। तालियां उनके लिए बजाइए। मैं उनकी भाषा का एक तरह से प्रशंसक हो गया था, बड़ा अच्छा उन्होंने सुनाया। मैं थोड़ा समय लेता हूं, दरअसल मैं भी इतनी दूर से राज चड्ढा जी को सुनने के लिए आया हूं। कुछ एक लघुतम कथाएं, उसके बाद 1-2 लेख। लघुतम कथाएं। प्रतिशोध। उसकी शादी हुए सप्ताह भर हुआ था। मैंने सलाह दी, दोस्त सिनेमा देखो, सैर सपाटा करो, पत्नी को लिए लिए क्या मंदिर मंदिर भटकते फिरते हो। उसने कहा, सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। भाई वाह 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 वाह। साधु, अगला शीर्षक है। साधु। रावण ने साधु का रूप धर सीता का हरण किया। रावण ने साधु का रूप धर सीता का हरण किया। अफरा तफरी में उससे उसका मेकअप बॉक्स यहीं छूट गया। जिन भाग्यशालियों के हाथ लगा, सब साधु बन टीवी चैनलों पर कथा प्रवचन कर रहे हैं। वाह 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 भाई वाह वाह भाई संपत वाह। ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन। महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जनसमूह का शोर सुनकर राजा राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया, ये कैसी आवाजें आ रही अनुज, कौन लोग होंगे। उत्तर मिला, भगवान सब अयोध्यावासी ही हैं। जब से राज्य में ग्लोबलाइजेशन आया है, प्रत्येक नागरिक धनुष बाण का लाइसेंस चाहने लगा है ताकि सोने का हिरण मार सके। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। घास की रोटी। हम ऐसे कवियों को झेलते रहते हैं रात भर। महाराणा प्रताप जयंती पर वीर रस का कवि सम्मेलन था। सरस्वती वंदना के थोड़ी देर बाद ही आयोजन रद्द करना पड़ा, क्योंकि प्रथम कवि ने ज्यों ही काव्य पाठ प्रारंभ किया त्यों ही आकाशवाणी हुई, पुनः घास की रोटियां खाई जा सकती हैं किंतु ऐसी कविताएं नहीं सुनी जा सकती। अरे भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। पुनः अखबार, जो आपके कार्ड में भी छापा है इन्होंने। मुंह अंधेरे ज्यों ही होकर ने अखबार फेंका। क्या बढ़िया बात। मैंने उसे टोका, भाई मेरे अखबार को यूं मत फेंका करो, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वह बोला, बाबूजी जिस दिन आपका ये भ्रम टूट जाएगा आप भी इसको यूं ही फेंकोगे। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात, बढ़िया बात है, वाह। महंगाई। मैंने 5 समोसे पैक कराए और दुकानदार से पूछा कितने पैसे हुए।
दुकानदार बोला जी 30 रुपए, लेकिन कल तक तो तुम एक समोसा 5 रुपए के हिसाब से बेच रहे थे, मैंने याद दिलाया। उसने लाचारी जताई, क्या करें साहब, महंगाई ने जान ले ली, सरकार ने 3 रुपए तो आज रात डीजल पर ही बढ़ा दिए। मैंने हंसते हुए सवाल किया, तो क्या समोसे भी डीजल में फ्राई करते हो? और अंतिम लघु कथा सुना के एक लेख आपके सामने रखूंगा। गुरु भक्ति। दोपहर का वक्त, सूर्य का भरपूर उजाला, ऊंचे आसन पर विराजे गुरु ने सामने नीचे बैठे चेलों की क्लास ली। बताओ पट्ठो दिन है कि रात? चेले संवेद बोले गुरुदेव रात। गुरु ने अगला सवाल दागा, भरी दोपहरी में रात, किंतु किस आधार पर? चेले दंडवत हुए और कहा गुरुदेव, जब आपने प्रश्न पूछा था तब आपके दोनों नेत्र मूंदे थे। सारे विषय तो लगभग छू दिए हैं, लेकिन मैं कुछ अलग ढंग की कोई जो लेख हो वो मैं आपको सुनाता हूं। गांव की जो स्थिति है उस पर एक लेख है मेरा, एक आदर्श भारतीय गांव। मैं कुछ समय बाद जयपुर से गांव गया तो मैंने ये अनुभव किया कि इस देश का जितना जल्दी शहरीकरण हो जाए उतना ही जल्दी ठीक है। गांव में जो ईर्ष्या, निंदा, द्वेष, कुंठाएं, बस वो खाली एक परिहास वृत्ति और जो हाजिर जवाबी है उसके सहारे समय पास करते हैं, उसी को लेके देखिए। एक आदर्श भारतीय गांव, नया लेख है भाई साहब जी। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, वाह संपत, वाह वाह वाह, क्या बढ़िया, वाह। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से 10 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में दारू के कई ठेके पड़ते हैं, अतः ये दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। कहते हैं उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। कहते हैं उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, वीआरएस से हो। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहां डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वे ही लोग घर बैठे दे जाते हैं। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है, और व्यंग पर आपका आशीर्वाद चाहिए। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। क्या बढ़िया बात है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा कि मानते हैं आप लोग बहुत बड़े अपराधी हैं, चाहे कितने भी बड़े आतंकवादी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। वाह 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 वाह, अरे बहुत अच्छे, क्या क्या। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, 3 मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है। और दूसरा, गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। क्या बात हो, अरे क्या बात हो। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं मित भाई, गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते। क्या क्या क्या। और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। क्या बात है, वाह वाह वाह। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल है।
टूरिस्ट पैलेस। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं, 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित दारू को ही प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी आंचलिकता बरकरार रहे। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। एक नया शब्द पे ध्यान चाहिए आपका, स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद है कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े। 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। एक दफा कै जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में कै जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि कै जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा और उसे कै जाति के शमशान एक दफा कै जाति के लोगों ने गफलत में अपना एक शव कै जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि कै जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था। एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यूं ही नहीं पचेगा, थोड़ा दान धर्म भी किया कर। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी श्रम धन से इस मंदिर का निर्माण करवाया। घरों में 2 चीजें सबके यहां फाइनेंसित हैं, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। व्यंग थोड़ा मार्मिक है। मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे B.R. चोपड़ा बताते हैं। जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए। दुकानदार ने बिका हुआ माल वापस नहीं लिया क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठांसे गए जूते काट रहे हैं और वह लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गया रामधन। पूछ बैठा, चरणदास जी ये जूते कहां से मार लाए? मतलब कितने के पड़े? एक तो जूते काट रहे थे, ऊपर से रामधन की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। पड़े जैसी। चरणदास जी ने झल्लाकर कहा, पेड़ से तोड़े। रामधन बोला, महाराज कच्चे तोड़ लिए।
वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। एक व्यंग मैं अपने शहर पर सुनाता हूं। जैसे शहर की कई बातें आदरणीय राज चड्ढा जी ने रखी। देखो, ग्वालियर और जयपुर ये ऐसे दो शहर हैं कि दुनिया में किसी देश में चले जाओ आप, ये कह दो कि ग्वालियर में रहते हैं या जयपुर में रहते हैं, फिर आपको देश अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इतिहास का बोझ भी ढो रहे हैं, इतिहास का जो भार है उसके नीचे भी दब गए। मैं नहीं मानता कि इन शहरों में अलग से कुछ हो रहा है। क्या बात है। वो एक मॉल कल्चर और लोगों के विचार और सारे बदलाव जो है वो विचारों से आता है, चीजों से नहीं आता है। तो मेरा जो शहर का विचार है, लोग कैसा सोचते हैं, दरअसल हम क्या शहर से चाहते हैं, शहर को नहीं चाहते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस शहर का यारों क्या कहना, इसको आप अपने शहर पे भी लागू कर लो, कहीं भी कर लो। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जयपुर से मेरा प्रथम परिचय कोई तीसरी कक्षा के दौरान हुआ था, जब परीक्षा में एक बेहद कठिन प्रश्न पूछा गया था कि बताइए जयपुर का हवा महल किस शहर में स्थित है। जयपुर से मेरा प्रथम परिचय कोई तीसरी कक्षा के दौरान हुआ था, जब परीक्षा में एक बेहद कठिन प्रश्न पूछा गया था कि बताइए जयपुर का हवा महल किस शहर में स्थित है। जयपुर के बारे में और अधिक जानने का अवसर 7वीं कक्षा के दौरान आया। हमारे एक मास्टर जी हुआ करते थे, वह जब भी हमारी कक्षा में आते हमें जयपुर का भूगोल और इतिहास बताया करते। न उन्होंने हमें कभी अपना सब्जेक्ट पढ़ाया, न हमने उन्हें कभी अपना सब्जेक्ट पढ़ाने को कहा। मास्टर जी समझ गए थे कि बच्चे जयपुर के बारे में कुछ नहीं जानते, बच्चे समझ गए थे कि मास्टर जी जयपुर के अलावा कुछ नहीं जानते। जयपुर को गुलाबी रंग नगर कहा जाता है। हालांकि जयपुर में गुलाबी रंग अब उतना ही रह गया है जितना हिंदी फिल्मों में हीरोइन कपड़े पहनती है। क्या बात, क्या बात। छोटी काशी के नाम से विख्यात जयपुर मंदिरों का नगर है। मुझ जैसे भक्त पुराने पापों से मुक्ति और नयों के लिए आशीर्वाद हेतु नियमित मंदिर जाते हैं। लोग अमूमन नंगे पांव मंदिर जाते हैं। जिस दिन नंगे पांव मंदिर नहीं जाते हैं उस दिन घर नंगे पांव आते हैं। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। लोग अमूमन नंगे पांव मंदिर घर जाते हैं। जिस दिन नंगे पांव मंदिर घर नहीं जाते हैं उस दिन घर नंगे पांव आते हैं। गणेश जी की बड़ी मान्यता है। शहर में अनियंत्रित यातायात, वाहन चोरी, वाहन दुर्घटना के मूल में मुझे गणेश जी ही का कोप नजर आता है। यह गणेश जी के साथ एक तरह का मिसबिहेव है। नया वाहन खरीदते ही उसे गणेश जी के यहां ले जाने का रिवाज है। यह गणेश जी के साथ एक तरह का मिसबिहेव है। पता नहीं लोग महंगी लग्जरी कारें उसे क्यों दिखाने जाते हैं जो खुद चूहे पर बैठा है। वर्ल्ड क्लास सिटी रह चुके जयपुर को सरकार फिर से वर्ल्ड क्लास बनाने पर तुली है। नतीजे आ भी रहे हैं। लोगों में पढ़ने पढ़ाने के प्रति गजब का जोश है। मतलब जब तक पास होते रहे, पढ़ने जाते रहे, जो ही फेल हुए खुद स्कूल खोल लिया। युवा पीढ़ी लैंग्वेज का इस्तेमाल तभी करती है जब बॉडी लैंग्वेज काम नहीं दे रही हो। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। बोलचाल में अंग्रेजी का चलन बढ़ा है। किसी से उसके मोबाइल नंबर पूछो तो आधे अंक अंग्रेजी में बताता है, जैसे 9414044418। वाह 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 वाह, क्या ऑब्जर्वेशन है भाई। चिकित्सा सुविधाएं भी विश्व स्तरीय हो गई है। छोटे बड़े इतने अस्पताल खुल गए हैं कि व्यक्ति चाहकर भी घर में नहीं मर सकता। डॉक्टर एक से एक विशेषज्ञ हैं। हर मरीज को आखिरी समझकर इलाज करते हैं। एक्सरे से पोस्टमार्टम सस्ता पड़ता है। अस्पताल सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के हैं। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा तो होता है, किंतु होता